पहला जो प्रश्न है प्रकाश क्या है, पहला प्रश्न है आपको कि प्रकाश क्या है। इसको देखते हैं। प्रकाश क्या है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देखते हैं, ये प्रकाश का डिफिनेशन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत क्या है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। चलिए हो गया 2 क्वेश्चन। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि प्रकाश एक प्रकार का डैश है, तो प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है प्रकीर्णन क्या है। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में है प्रकाश की किरण क्या है। प्रकाश की किरण क्या है, देखते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 को हम इस वीडियो में अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कहता है किस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। इसका सही आंसर होगा अपसारी किरण पुंज। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में है किस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, तो वह है समांतर किरण पुंज। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में है कि सूर्य से आते किरण पुंज को कौन सा किरण पुंज माना जाता है। इसका सही आंसर होगा समानांतर किरण पुंज। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में है किस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इसका सही आंसर होगा अभिसारी किरण पुंज। अगला जो प्रश्न है अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में है प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है किरण आरेख कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में कहता प्रश्न संख्या 14 को हम इसमें देखने वाले हैं। 14 में कहता है कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपतित किरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में है जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपतन बिंदु कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में है प्रश्न संख्या 16 जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है परावर्तित किरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में है किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को क्या कहा जाता है, तो इसे अभिलंब कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में है आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा उसे आपतन कोण कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। 19 कहता है परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा उसे परावर्तन कोण कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में है
प्रश्न संख्या 20 कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है समतल, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद डैश पथ पर वापस लौट जाती है। इसका आंसर होगा उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। 22 में कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में कहता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 को हम इसमें देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। नोट में है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उसे कहा जाता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। नोट में है आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इसको नहीं किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। 26 में कहता है आभासी प्रतिबिंब को डैश से दिखाया जाता है। तो 2T बिंदुओं या 2T रेखाओं से दर्शाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में है कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही डैश बनता है। तो ध्यान रखिए, उतना ही पीछे बनता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को बताएं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब एक एक करके हम सारे विशेषताओं को देखने वाले। पहला विशेषता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा विशेषता है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा विशेषता है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। चौथा में है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पांचवा है प्रतिबिंब आभासी होता है और छठा है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 कहता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है क्या कहलाता है। ध्यान रखिए, ये कहलाता है गोलीय दर्पण कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है गोलीय दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में है प्रश्न संख्या 32 को देखिए। 32 कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का क्या कहा जाता है। इसे प्रधान या मुख्य अक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 कहता है कि अवतल दर्पण का फोकस क्या है। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 कहता है उत्तल दर्पण का फोकस क्या है? उत्तल दर्पण का फोकस क्या है? किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। 35 कहता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के डैश होती है, तो ध्यान रखिए आधी होती है, मतलब 1/2 होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 कहता है अवतल दर्पण हो या उत्तल, यदि आपतन बिंदु ध्रुव से बहुत दूर न हो तो फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की डैश होती है, ध्यान रखिए आधी होती है, यानी 1/2। F = R/2 होता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु P यानी पोल पर हो तो बस प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? तो प्रतिबिंब ध्रुव पर बनेगा। वास्तविक होगा या आभासी? ये आभासी होगा। उल्टा होगा या सीधा? तो ये सीधा होगा। वस्तु से बड़ा या छोटा? तो वस्तु के बराबर होगा। चलिए पोल पे होगा तो उसका ये फंक्शन इतना होगा, उल्टा होगा तो सारा कुछ हो गया इसमें। अगला इसका जो पॉइंट बनता है उसको देखते हैं। अगला पॉइंट जिसका बन रहा है वो बोला है जब अवतल दर्पण में वस्तु P तथा F के बीच में होगा तब क्या स्थिति होगा? तो प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। वास्तविक या आभासी होगा? तो आभासी होगा। उल्टा या सीधा होगा? तो ध्यान रखिएगा सीधा होगा। वस्तु से बड़ा या छोटा होगा? तो वस्तु से बड़ा होगा। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 39। 39 में कहता है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु F पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। अब वास्तविक या आभासी? प्रतिबिंब वास्तविक होगा। उल्टा होगा या सीधा होगा? तो उल्टा होगा। वस्तु से कैसा होगा? तो बहुत बड़ा होगा। चलिए 39 हो गया। 40 नंबर पॉइंट को देखते हैं। 40 नंबर पॉइंट में कहता है अवतल दर्पण में जब वस्तु F तथा C के बीच में यानी फोकस और सेंटर के जब बीच में होगा तब उसका स्थिति क्या होगा? तो ये प्रतिबिंब की जो स्थिति होगा C तथा अनंत के बीच में बनेगा। वास्तविक होगा। वस्तु उल्टा या सीधा होगा? तो ये उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 41। इसमें कहता है अवतल दर्पण में जब वस्तु C पर हो, कहाँ पर हो? C पर हो, तब उसका क्या स्टेटस होगा? तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? C पर ही बनेगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बराबर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। इसमें कहता है अवतल दर्पण में जब वस्तु C पर हो तब इसका स्टेटस क्या होगा आपको बताना। जब वस्तु कहाँ पर हो? C पर हो, तब क्या होगा? चित्र जो बनेगा इसका प्रतिबिंब जो बनेगा C तथा F के बीच में बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। इसमें है अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ पर हो? वस्तु अनंत पर हो तब क्या स्थिति होगा? प्रतिबिंब की स्थिति होगा F पर। वास्तविक या आभासी होगा? तो ये वास्तविक होगा। उल्टा या सीधा होगा? तो उल्टा होगा। वस्तु से कैसा होगा? तो बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 में कहता है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। इसमें पूछा गया है कि टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा टॉर्च का जो लाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 कहता है कि हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 कहता है कि सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। रोगियों के नाक, कान, गला एवं दांत को देखने में डॉक्टरों के द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 में कहता है कि सौर भट्टियों में सूर्य से आती उष्मा ऊर्जा को बड़े बड़े डैश दर्पण के द्वारा छोटी जगहों पर केंद्रित किया जाता है। तो ध्यान रखिए अवतल दर्पण के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50।
इसमें कहता है गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51 में कहता है कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, ध्रुव पर होगा। वास्तविक होगा या आभासी होगा, तो आभासी होगा। उल्टा होगा या सीधा होगा, तो ये सीधा होगा। वस्तु से छोटा या बड़ा, तो ये वस्तु के बराबर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 में कहता है कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच में होगा तब क्या स्थिति होगा। वस्तु प्रतिबिंब की जो स्थिति होगा दर्पण के पीछे बनेगा तथा ध्रुव तथा एक के बीच में बनेगा। आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। इसमें कहता है कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एक पर बनेगा। आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बहुत छोटा होगा। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। इसमें कहता है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, तो ये अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 में है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ये ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। इसमें कहता है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, तो ये धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो ये भी धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 में है कि दर्पण का सूत्र क्या है, दर्पण का सूत्र क्या है। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये दर्पण का सूत्र होता है, जिसमें v जो होता है उसको देखिए, u जो होता है वस्तु की दूरी होता है, v प्रतिबिंब की दूरी, f होता है फोकस। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 में है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आवर्धन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। उसमें है पहला 60 का क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ध्यान रखिएगा समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। इसमें कहता है किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है या बनता है। ध्यान रखिए अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। इसमें पूछा गया है कि किस दर्पण से वस्तु का छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए जब भी छोटा का बात आएगा तो अवतल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगले प्रश्न संख्या 63 में देखिएगा, इसमें पूछा गया है किस दर्पण के द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरणपुंज मिल सकता है, तो अवतल दर्पण के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 में है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो आधी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 में है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, वह दर्पण कौन सा हो सकता है। वो दर्पण हो सकता है या तो उत्तल हो सकता है या फिर समतल हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 में है कि सभी दूरी गोलीय दर्पण के डैश से मापी जाती है। तो ध्यान रखिएगा गोलीय दर्पण के ध्रुव से ही किसी भी दूरी को मापा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 67 में है प्रश्न संख्या 67 को पहले देखिए। इसमें कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, इसे आवर्धन कहा जाता है और आवर्धन को स्मॉल m से सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68 में है सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि F बराबर होता है R/2 और R यहाँ दिया हुआ है 32 R दिया हुआ 32 सेंटीमीटर अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। योर आंसर।